तू क्या समझे ना, मैं सारी जिंदगी तू ही में को भोलू बड़ाई वदा रास्ते ते मैं तेरे तो भोलू बड़सा ना पहुंचे घर तक दे तेरे टोटे दीवे कहीं यतीम नहीं दी को तू बेगैरा तारू वही में नहीं अल्लाह करे सी तू ही में बर्बाद थी से जो मैं को बर्बाद करते हुए ना भाई घटिया इंसान दल्ला बेगैरत देख सकते हुए मार का ए मेरी मासूम वाले को यतीम करते कुत्ता प्लानर इंसान देखो क्या ही नहीं दी जिंदगी है मासूम दी ये वीडियो में ही गला बड़े दिखड़िया क्योंकि मैं को इन्हें पूरे खानदान का पता लग गया इन्हें सारी प्लानिंग दा सिर्फ यही वजह तो सबूत दे तौर पे कि एक कमीने लोग पता नहीं क्या कुछ करे सर को मेरे नाल ओ कुड़ा बंद करा बंद करो ला दे आज मुसलसल 2 दिन से सोच में मुब्तला थी कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। एक दिल कहता था कि वीडियो ना बनाऊं, भीख मांग के खा लूं। मैं वीडियो किन लोगों के लिए बनाती हूं? इस वीडियो के क्या मिलेंगे हमें? 4 से 5 डॉलर या हद 8 डॉलर। उन 8-10 डॉलर की वजह से मैंने कोई कोठियां नहीं खरीद लेनी, लेकिन 90% लोग मेरी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन 90 में से जो 10% लोग बचती हैं वो ऐसे ऐसे कमेंट कर जाती हैं कि उनके कमेंट की वजह से हम काफी डिप्रेशन में चले जाती हैं। हमारे दिल से उनके लिए फिर बददुआएं भी निकलती हैं कि खुदा करे कि ऐसे हालात के साथ आपका भी सामना हो, फिर इसी तरह से लोग आपके ऊपर भी इसी तरह के कमेंट कर जाएं। मुसलसल 2 दिन सोचने के बाद आज मैं मजबूर होगी कि मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसलिए नहीं कि मेरे ऊपर चंद लोग कमेंट गलत करेंगे, इसलिए कि मैं मजबूर हो गई इन बेगैरत लोगों को बेनकाब करने पर। ये लोग ये समझते थे कि ये एक लावारिस औरत है, जिस हद तक इसको इस्तेमाल किया जाएगा करेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे इशारों पर नाचेगी ठीक नहीं तो इसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, ये हमारा क्या कर लेगी। इनको ये नहीं पता कि जिस औरत के पीछे उसका माँ बाप हो वो बुज़दिल औरत होती है। जिस औरत के आगे या पीछे कोई नहीं होता वो हालात के थपेड़ों में पककर इतनी समझदार हो गई होती है कि वो हर हालात का सामना करना जानती है। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी। इन बेगैरत लोगों को बेनकाब करना जरूरी हो गया है मेरे लिए। ये मत समझे कि मैं कमजोर हूँ। आज मैं उन तमाम लोगों के नाम भी लूंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी कि इन लोगों ने किस मकसद के लिए मुझे फंसाया, इस बंदे असलम जंगलानी ने किस मकसद के लिए मुझसे शादी की, कितनी हद तक इन लोगों ने मेरे इस्तेमाल किया, और जब इन लोगों ने देखा कि आगे ये हमारे काम की नहीं रही और किस तरह इन्होंने मुझे जलील करके उठा के कचरे की टोकरी में फेंक दिया। और अब ये लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो इनको ये नहीं पता कि मैं बहुत ही बहिम्मत औरत हूँ, मैं हालात के साथ लड़ना भी जानती हूँ और मैं इन जैसे कमीने लोगों से डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जब तक अल्लाह पाक की ज़ात मेरे साथ है और जब तक मेरी 90% ऑडियंस मेरे साथ है, ये लोग मेरा कुछ भी, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। प्यारे बहन भाइयों, मेरे घर के बाहर फायरिंग करवाने वाले, मेरे घर के बाहर धमकी भरे लेटर फिकवाने वाले और मुझे हिलू बहानों से तंग करवाने वाले कोई और नहीं, मेरे ससुराली रिश्तेदार निकले और असलम जंगलानी जो मेरा शौहर है वो निकला। इन लोगों का मकसद ये था कि इस तरह से इसे हिले बहानों से डराएंगे तो ये डर कर ये घर बेच देगी। जब ये घर बेच देगी तो ये मेरा शौहर कहता था कि इस तरह से मैं इससे पैसे हथिया लूंगा, और जब ये पैसे हथिया लूंगा तो इसको वहीं ले जाकर अपनी पहली बीवी के साथ रखूंगा। और इसके जो छोटे छोटे मासूम बेटे हैं उनको तो पहले ही ये लोग अपने घर नहीं आने देते थे। मुसलसल 4 साल से मैं आती जाती थी ससुराल, तो मेरे बेटों को बैठक पे बिठाया जाता था, मेरे बेटों को अंदर नहीं आने देते थे ये लोग। वो बात भी मेरे दिल में थी, मैं मजबूर थी कि अब मैं फंस तो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। 1-2 बार मैं जब लेके गई, मेरे बच्चों को बैठक में बिठाया गया, उसके बाद मैं दोबारा कभी अपने बेटों को वहां लेके ही नहीं गई। तो जब मैं इसके इशारों पर नाच कर ये घर बेच देती तो मेरे पैसे भी ये हथिया लेता, तो मैं वहां जाकर रहती, तो आप लोग सोचें कि ये लोग मेरे साथ कितना बुरा सलूक करते। आज मैं वो हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ कि ये लोग, ये जो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, इनकी औरतों में और जानवरों में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। मेरी ये बात सुनने के बाद बड़ी इनको आग लगेगी, लगती है तो लगने दे, ठीक है ना। मैं जितनी हद तक 4 साल इनके घर आती जाती रही, इनकी औरतों को ना कुरान का पता है, ना दीन का पता है, ना स्कूल का पता है। उनको ये पता है सुबह उठना है, रोटी पकानी है, कच्ची पक्की रूखी सूखी बस खा लेनी है, उसके बाद ये जानवर है, हमने इन जानवरों की खिदमत करनी है और कुछ भी नहीं।
प्यारे बहन भाइयों, 4 साल से मैं इनके घर आती जाती रही। इसकी दादी फोत हुई, इनके रिश्तेदारों की फोतकियां हुई, इसके कजनों की शादियां हुई, ठीक है ना। मैं आती जाती रही और जब मैं वहां ससुराल जाने लगती थी तो ये मुझसे मेरा मोबाइल ले लेता था कि मुझे मोबाइल दे दो, वहां पर कोई तुम्हारे ऊपर बात ना करे कि ये यूट्यूबर है, ये वीडियो बनाती है, हमारी औरतों की वीडियो ना बना ले। मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, मैं वीडियो ना बनाना चाहती थी, ना मुझे इन जैसी जानवर औरतों की वीडियो बनाने का कोई शौक। मुझे कहने लगी कि काफी अरसे से जो मेरे देवर की मंगेतर है वो बैठी हुई है, तकरीबन 12 साल से, जब से मेरे शौहर की पहली शादी हुई थी। वो कोई और नहीं, मेरी सौकन की भांजी थी। एक बहू ये ब्याह कर ले आए थे, एक मंगनी करके इन्होंने छोड़ दी थी। 12 साल से वो मंगनी हुई पड़ी थी, लेकिन इन लोगों की इतनी औकात नहीं हो रही थी कि ये लोग शादी कर सकें। अच्छा जी, पीछे वाली उसकी कोई और बहनें जवान हो गई और उन्होंने मुसलसल इन लोगों के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग लेना चाहते हैं तो ले, पीछे वाली और बच्चियां जवान है, हमने उनकी शादी करनी है, अगर नहीं लेनी तो जवाब दें हमें। तो मुसलसल मेरी सास जब भी आती थी मुझे यही बात सुनवाती थी, मेरे शौहर को भी यही बात सुनवाती थी। मेरा शौहर आगे से खामोश, क्योंकि इनकी सारी बनाई हुई गेम थी। मैंने फिर कहा, मैंने कहा शादी करनी है तो हिसाब से करें, जितने हिसाब से हो सकती है आप लोग करें। साफ जाहिर है उनकी भी बात ठीक है, उन्होंने भी तो आगे वाली जो 2 और बेटियां, उन्होंने 2 हैं 3 है, जितनी भी बिठा रखी है, उनकी शादी करनी है। मेरी सास ने कहा ये बेटा हमारा तो हमसे कोई भी अब हेल्प नहीं करता, लिहाजा मम्मी लोग कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जो बहू है वो यूट्यूबर है, लाखों कमा रही है, तो इस बार अपनी बहू को बड़ा करो, वो जो है ना शादी के लिए आपके साथ कुछ हेल्प करवाएगी। मेरे शौहर ने भी आगे से इसी बात के ऊपर फटाफट कहा अपनी माँ को कि हाँ ये बैंक है, इस बैंक के पास बहुत कुछ है, मेरा कहने लगा। तो मैंने भी अपनी सास को यही कहा कि मुझसे जितनी होगी मैं हेल्प करूंगी, मैं सारी जिम्मेदारी शादी की नहीं लेती, लेकिन जितनी हो सकी मुझसे मैं करूंगी। लेकिन शादी पे अगर आप लोग मुझे बुलाएं तो मुझे इज्जत दें, क्योंकि वो जो आप ले रहे हैं वो मेरी सौकन की भांजी है। अगर शादी के ऊपर उन लोगों ने मेरी वजह से कोई तमाशा खड़ा किया तो फिर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी सास ने कहा कि मैं उनसे पूछकर आप लोगों को बताऊंगी। 2 दिन बाद फिर मेरी सास वापस आई और मुझे कहा कि हमने उन लोगों से बात की है कि शादी की जिम्मेदारी हमारी जो है ना बड़ी बहू उठा रही है। मेरा कहा वो उठा रही है जिम्मेदारी, तो आप लोगों को अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें। तो आगे से कहने लगी मेरी सास के उन लोगों ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस औरत ने फिर भी हमारे घर आना जाना है, दोनों दिरानियां जिठानियां बन रही हैं, लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी शादी में आएगा खुशी खुशी आएगा, जो नहीं आएगा वो सो उनकी मर्जी है। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे बहुत ही दुख ये है कि इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ़, इनके हाथों ना बनने वाली औरत भी बेवकूफ़ बन गई। और बड़े दुख के साथ, आज बड़े कर्ब के साथ मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी हो गया कि ऐसे लोग जो लोगों की नज़रों में मासूम बने फिरते हैं, कितना चालाक होते हैं ये लोग। मैंने अपनी सास को कहा कि शादी के जो दुल्हन की बरी का सामान होता है, जूता, कपड़ा, मेकअप, दूल्हे का, वो सारा मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। उसके अलावा जो वलीमे का खर्चा होगा, मतलब जो चावल वगैरह बनाएं आप लोग या सालन रोटी बनाएं, वो आपके बेटे के ऊपर है जिम्मेदारी, वो उठाए। मेरे शौहर ने मेरी सास को यही कहा कि जो भी मैं वलीमे पर देगे बनाऊं, चाहे रोटी बनाऊं, चाहे चावल बनाऊं, उसमें जो दूल्हे को सेरे मिलेंगे, सलामी मिलेगी, जो हमारे यहाँ नेंद्र वगैरह देती हैं वो मिलेगी, वो आप लोग मुझे देंगे। मैं कर्ज उठा के इसकी शादी चलो कर देता हूँ, उन पैसों से मैं वो कर्ज उतारूंगा, बाकी जो ऊपर नीचे हो गए वो मैं मैनेज खुद कर लूंगा। इस तरह से शादी तय पा गई। और आप सब बहन भाइयों को मैंने बताया कि सारी शादी की तैयारियां मैंने की। टोटल दिन रात मैं लाइव पे बैठी, वहां से जितने भी पैसे मैं 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में मैं कमा सकती थी मैंने कमाए। 50 से 60 हजार मैंने टिकटॉक से कमाए। 1 हफ्ते में रात के 2-2 बजे तक मैं लाइव पे बैठती थी। और उसके बाद जो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पहले के पड़े थे, इस तरह से सारे कुल मिला के मैंने अपनी सास को कहा चलो जो सामान लेना है दुल्हन का हम ले आते हैं। मेरा शौहर, मेरी भांजी डीजी खान वाली शनावर की मम्मा और मेरी सास, हम लोग गए। जो जो चीज पे मेरी सास ने हाथ रखा मैंने सब कुछ लेके दिया दुल्हन के लिए। दूल्हे के कपड़े, अपनी नंदों के 2-2 जोड़े, मेरी सास को जोड़ा, जो भी इनसे जो भी इन्होंने मतलब मेरे ऊपर रखा मैंने सारा कुछ लेके दिया। सोने का दुल्हन के लिए नोज पिन इन्होंने एक 22,000 की ली, वो सारा कुछ मैंने इनको लेकर दे दिया और इनको घर भी पहुंचा दिया। इतने इज्जतदार बनते हैं ये लोग कि हमारे मर्दों का नाम भी यूट्यूब पे ना आए। अगर आप लोग, मेरा आज ये सवाल है उनसे, इसके चाचे, मामे और जो भी जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम, अगर तुम लोग इतने इज्जतदार थे तो तब तुम लोगों की इज्जत कहाँ थी? जब आप लोगों का मर्द एक यूट्यूबर और टिकटॉकर से शादी करके उसके साथ खुशी खुशी वीडियोस बनवाता फिर रहा था, तब आप लोगों की गैरत कहाँ थी? 4 साल से मैं आप लोगों के घर आ जा रही थी, तब गैरत कहाँ थी? अब अगर बात मेरे देवर की शादी की आ गई तो ये जी अपने देवर का नाम भी ना लेके मेरे फलां देवर की शादी है। और ठीक है जी, फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया।
मेहंदी पे हम लोग पहुंच गए। मैंने अपनी सास से पूछा कब चलना है दुल्हन वालों के घर। कहने लगी उन लोगों ने रोक दिया है कि सब आए मेहंदी लगाने दुल्हन को, लेकिन जो मेरा है मेरा कहा ये ना आए। चलो लिहाजा हमारे सारे रिश्तेदार हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हम जाते हैं मेहंदी लगाए, तुम यहाँ बैठी रहो। मैंने कहा ये तो मुझे बेइज्जत करने वाली बात, मेरी कमाई अच्छी है, मैं बुरी हूँ अगर मैं इनके घर चली जाऊंगी तो। फिर सुस्तर आगे से ये कहने लगा तुम जाओ तो अपनी जिम्मेवारी पे, उन लोगों ने वहां पे तुम्हारी बेइज्जती की, कुछ भी किया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बात के ऊपर मुझे दुख हुआ, मैं रोने लग गई। मेरा शौहर बाहर था, मैंने 4 घंटे मुसलसल इसको पैगाम भिजवाए, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल भी वहां नहीं होता था, मोबाइल भी अपनी जेब में यहाँ से जाते हुए डाल लेता था। काफी बच्चों को मैंने पैगाम भिजवाए और ये यही कहता रहा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 8 बजे से मैं इसको पैगाम भिजवाने लगी और रात के 11 बजे ये घर औरतों में आया। जब आया तो मैंने इसको बताया तो आगे से ये कहने लगा छोड़ो जो भी हो गया है होने दो, दफा करो, सुबह शादी है हो जाएगी और हम घर वापस चलेंगे। मैंने कहा इसका मतलब है तुम भी इनके साथ मिले हुए थे? तो ये खामोश हो गया। मैंने कहा जितनी मेरी इज्जत अफजाई होनी थी वो हो गई, मुझे घर छोड़ाओ, तुम्हारे भाई की शादी है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इसके पूरे रिश्तेदार सुन रहे थे। मैंने कहा तुम बेशक मुझे घर छोड़ के वापस आ जाओ। और फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये सारी प्लानिंग मेरी सौकन की बनाई हुई थी और उसके भाइयों की बनाई हुई थी कि शादी का सारा सामान इससे ले लेंगे आरजे महविश से। जब ये एंड टाइम पे आएगी, अगर ये बारात वाले घर आएगी, दुल्हन वाले घर, तो वो साफ जाहिर मेरी सौकन की बहन का था, वो भांजी थी, तो हम इसकी अच्छे तरीके से बेइज्जती करेंगे कि दोबारा कभी पलट कर ये ससुराल में नहीं आएगी। अगर ये नहीं आएगी दुल्हन वाले घर, ये अकेली की अकेली अपनी सास वाले घर बैठी रहेगी और सब धूमधाम से शादी करके ले जाएंगे, तो भी इसकी बेइज्जती होगी। दोनों तरीकों से इन लोगों ने मुझे बेइज्जत करना चाहा। मैंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की, मैं खामोशी से उठी। मेरे साथ मेरी भांजी भी थी, इसने हमें गाड़ी में डाला और ये हमें घर ले आया। अगली सुबह खुशी खुशी उन लोगों ने शादी भी कर ली। मेरे शौहर को एक कॉल करके किसी ने मनाने की भी कोशिश नहीं की, चलो तुम तो बड़े बेटे हो आ जाओ, ये ना आए, ये गैर है, जो है अच्छी है बुरी है। इसने असर के टाइम अपने किसी रिश्तेदार को कॉल की कि सुनाओ शादी हो गई है। उसने कहा शादी तो धूमधाम से हो गई है, सारे रिश्तेदार भी थे, तुम क्यों नहीं थे? इसने आगे से बताया कि इसी तरह से हमारा इन लोगों ने इस्तेमाल किया, दुल्हन की बरी का सामान भी मेरी बीवी से निकलवा लिया, या ये भी शायद इसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। अब तो मुझे सब कुछ ये इनका प्लान लगता है। तो एंड टाइम पे इन लोगों ने, अम्मी अब्बू ने हमारे साथ धोखा किया, इसी वजह से हम नाराज होकर चले आए। तो हमें तो किसी ने मनाने की भी कोशिश नहीं की। फिर इसको गुस्सा आया और पता नहीं ये मुझे मुतमईन करना चाहता था या मेरे साथ ड्रामा था। ये मेरे बहन भाई को लेकर अदालत चला गया और एक तलाक का कागज बनवा के आया और इसने मेरे चैनल पे भी खुद अपने हाथों से लगा दी पोस्ट, और इसने अपने माँ बाप को भी भेज दी कि आप लोगों ने अगर हमारी बेइज्जती की है, मेरी बीवी ने मेरी बेइज्जती की है, एक तो मेरी इज्जत नहीं रखती, मेरे घर में नहीं रहती, मेरे बच्चों का नहीं करती, ऊपर से मैंने आप लोगों की वजह से इसको घर में भी बिठा रखा है, एक आलीशान घर भी बनवा के दिया हुआ है, तो इसने जो मेरी बेइज्जती की है ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इन लोगों ने हमें बेइज्जत किया है ना शादी के ऊपर, तो बेइज्जती का बदला बेइज्जती है। तो मेरे सामने ये किसी को कॉल पे कह रहा था, इसका मामू था, जो भी था मुझे नहीं पता। इसने मेरे चैनल पे पोस्ट लगा दी, तस्वीर उनको व्हाट्सअप कर दी। अगली सुबह की बात है, शादी हो गई जिससे अगली सुबह की बात है, इसके मामे की कॉल आती है, हम नाश्ता कर रहे होते हैं। कहने लगा तुम्हारी माँ को दौरे पड़ रहे हैं, तुम्हारी माँ बेहोश है, जल्दी से असलम तुम घर पहुंचो। ये आगे से भाग के खड़ा हो गया, मेरी माँ बीमार है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये वो है, मेरी माँ बस मेरा नाम लिए जा रही है। मैंने इसको कहा देखो ये तो लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारी माँ को कल क्यों नहीं दौरा हुआ? दौरा तो कल उसको होना चाहिए था, जब उसका बड़ा बेटा शादी में नहीं था, नाराज होकर चला आया। कल उन लोगों ने खुशी खुशी शादी कर ली। आज अगर तलाक के कागज तुमने रात भेजे हैं तो अब तुम्हारी माँ बेहोश हो गई, अगर बेहोश हो गई है, उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, तुम कोई डॉक्टर तो नहीं हो। आगे से इसने मुझे यही कहा थप्पड़ मार के कि मेरी माँ है, ठीक है ना, मेरी माँ को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैं खामोश होके जाके अंदर रोने लग गई। इसने 2 से 3 घंटे बाहर निकल गया, कॉल पे सबसे बातें की, माँ से बात की, भाइयों से बात की, मतलब ये लोग आपस में बिल्कुल एक हो गए, घुल मिल गए। और जो मेरे पैसे थे, मेरी बेइज्जती थी, वो उसका कहीं पर कोई नाम जिक्र भी नहीं आया। मैं फिर भी मुसलसल 2 दिन तकलीफ से गुजरी। मैंने अपने अंदर हिम्मत जोड़ी, मैंने कहा महविश छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अच्छा प्यारे बहन भाइयों, जिस दिन लेटर हमारे दरवाजे के ऊपर फेंके गए, मैंने इसको कहा थाने चलते हैं। पहले मैंने कहा हमारे दरवाजे पे फायरिंग भी हो चुकी है, तो तब भी तुम मुझे थाने नहीं तुमने जाने दिया था, और गोलियां जो हमारे घर दरवाजे को मारी गई थी उनके खाली जो खोल थे गोलियों के, वो भी तुमने अपने पास रखे थे, वो कहाँ है? मैं वो भी थाने पेश करती हूँ। तो ये आगे से मुझे गालियां देने लग गया, कहता है कब तक हालात के साथ लड़ोगी, कब तक मर्दों के साथ मुकाबला करोगी, अकेली औरत, तुम्हारे साथ ही मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, मैं भी किसी का बाप बेटा हूँ, लिहाजा तुम ये घर बेच क्यों नहीं देती। इसी बात पे इसका और मेरा झगड़ा हुआ और इसने मुझे थाने के दरवाजे से
गाड़ी के ऊपर बिठा के थाने के अंदर नहीं जाने दिया, ये मुझे घर वापस ले आया। इसी बात पे मेरा इससे झगड़ा हुआ। मैंने कहा ये सारा फिर तुम्हारा ड्रामा किया हुआ है, तुम चाहते हो बार बार के घर बेच दूं, घर बेच दूं, इसको क्यों बेचूं। प्यारे बहन भाइयों, इसी बात पे झगड़ा हुआ और मुझे रोते रोते बुखार हो गया। मैं बिस्तर में पड़ी थी, मैंने रोटी नहीं बनाई, ये खाना लेने होटल पे चला गया। काफ़ी देर जब इसको गए को हो गई और ये नहीं आया तो मैंने कहा कि इतनी देर हो गई है, गया है मगरिब से, ईशा होने वाली है, अभी तक वापस नहीं आया है, होटल वालों ने पकड़ लिया है क्या। मैंने इसको कॉल की, इसका नंबर मसरूफ जा रहा था और जीशान उस टाइम घर बैठा था, क्योंकि 2-3 बार पहले भी इसका नंबर इसी तरह मुसलसल मसरूफ होता था जब ये बाहर जाता था। तो जो है ना, ये घर आता था तो मैं इसको कहती थी कहाँ बिजी था तुम्हारा नंबर, तो ये मुकर जाता था। मैंने जीशान को बुलाया, मैंने जीशान के मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली। मैं वो रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे भी लगा रही हूँ, पहले आप लोग देख सकते हैं वो रिकॉर्डिंग। मुसलसल 1.5 घंटे तक इसका नंबर मसरूफ रहा। मैं ट्राई करती रही, नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ जा रहा था। 1.5 घंटे के बाद जब इसने कॉल रिसीव की, मैंने कहा तुम कहाँ मसरूफ थे इतनी देर से, मुझे रोटी का बहाना बना कर जाते हो और बाहर कॉलों पे लगे रहते हो, मेरे सामने जो बात होती है मेरे सामने क्यों नहीं करते, बाहर क्यों निकल जाते हो। मेरी बहन की कॉल आए तो तुमने व्हाट्सएप भी स्कैन की हुई है, मेरा मोबाइल भी स्कैन किया हुआ है। मेरे किसी भी रिश्तेदार बहन भाई की कॉल आ जाए तो तुम सुनो, आवाज ओपन करूँ। अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदारों से बातें हो रही हैं तो तुम बाहर जाकर उनके साथ करते हो बातें। तुम्हें अपने रिश्तेदार, माँ बाप सब कुछ अजीज है। एक अजीज नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, एक अजीज नहीं है तो मेरी इज्जत नहीं है। ये घर आया तो मैंने इसी बात के ऊपर झगड़ा किया। इस बात पे मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता। मैंने इसको यही कहा कि तुम अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ एक मेक हो गए। मैंने जो 1-1.5 हफ्ता टिकटॉक पे जलील होके एक पाई जोड़ी वो भी तुमको दे दी, जो यूट्यूब से कमाए वो भी तुमको दे दिए, जो मेरे पास और जमा पूंजी थी वो भी कुल मिलाकर तुमने मुझसे हथिया ली। अब मेरे पास जहर खाने का 1 रुपया भी नहीं रहा। अगर तुमने अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ एक मेक होना है और 8 महीने से तुम काम भी नहीं कर रहे, तुमको और तुम्हारे बच्चों को भी मैं पाल रही हूँ, तो मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है। जब भी मैं तुम्हें काम के लिए बात करती हूँ तुम कहते हो मैं क्या काम करूँ, मुझसे मजदूरी नहीं होती। लोगों के मर्द नहीं मजदूरियां कर रहे, या जो दुबई सऊदी कमा रहे हैं, जो पाकिस्तान में वो निकम्मे हैं, वो अपनी बीवियों के खर्चे पे जी रहे हैं। प्यारे बहन भाई, उसने मुझसे अच्छा खासा झगड़ा किया। मैंने कहा 8 महीने से मुसलसल तुम काम नहीं कर रहे हो, 4 साल 3 साल वीजे दुबई के ऊपर ना हो तो तुम यहाँ औरत की कमाई खाकर फिर उल्टा बातें भी मुझी को करते हो, मारने भी मुझे लग जाते हो। इसी बात पे इसने मुझसे झगड़ा किया तो इसने अपने कपड़े समेटने शुरू कर दिए। फिर मैंने भी इसको यही कहा कि अगर तुम यहाँ से जा रहे हो अपने माँ बाप बहन भाइयों को कॉल करके कहो जो शादी पे मेरे पैसे लगे हुए हैं वो मेरे पैसे यहाँ पर रख दो, फिर तुम चले जाओ। इसने कहा कौन से पैसे, कहाँ के पैसे। तो 8 महीने से मेरी कमाई खाता था, जूते कपड़े यहाँ तक सब कुछ मैं लेके देती थी। सारा दिन ये सुकून से मोबाइल चला के ड्रामे फिल्में देखता था और मैं घर का काम भी करती थी, यूट्यूब की वीडियो भी बनाती थी, रात के 1-1 बजे तक टिकटॉक पे लाइव भी बैठती थी। सिर्फ क्या, इसलिए कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इस बंदे पर भरोसा किया था। काम करने का नाम लेती थी, ये भी कहती थी कि ये गाड़ी है इसको कम से कम किराए पे भी चलाओ, 8-10 हजार 5 हजार तो एक दिन का आ जाएगा। कहता था क्यों, मैंने किराए पे चलाने के लिए गाड़ी ली है। अगर मैं इसको कहीं कहती थी कि कहीं घुमाने ले जाओ तो कहता था गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाओ और चलो। ऐसा घटिया और खुदगर्ज इंसान था। ऐसे कमीने लोग भी मुआशरे में हैं जो एक औरत का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, जब इसने अपने कपड़े गाड़ी में डाले तो फिर मैंने ना इसको जाकर गाड़ी से खींचना चाहा, इसने मुझे धक्का दिया, फिर मैं इसके साथ लड़ गई। जब मैं लड़ गई तो इसने मुझे जब मारा तो मेरा बड़ा बेटा जीशान मुझे खींचकर अंदर ले आया और उसने कुंडा बंद कर दिया। और मैंने वो लाइव वीडियो इस खिड़की से बनाई। आप मेरे पीछे खिड़की देख रहे हैं, मैं इस टाइम बैठक में बैठी हूँ इधर से। जब ये जा रहा था मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस बंदे के साथ मैंने 3 साल से वफा की, 2 बड़े ऑपरेशन से मैंने इसकी 2 बेटियां पैदा की, सिर्फ 1 रुपया भी इससे मैंने आज तक नहीं लिया, उल्टा इसको कुछ दिया है, लिया नहीं है। अपने भाई की शादी पर भी इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। अब ये मुझे हीलू बहानों से तंग करते हैं कि घर बेच दे और पैसे भी मैं हड़प कर जाऊं, उसके बाद मैं इसको वहां देहात में जाकर जलील व ख्वार करूं। मैंने इन लोगों का क्या जुर्म किया था? अगर ये इतने इज्जतदार थे तो जब मैं एक टिकटॉकर और यूट्यूबर से इनके बंदे ने शादी कर ली थी तब ये लोग मुझे अपने घर ना आने देते। तब इनके चाचू मामू और इसके सालों की गैरत कहाँ थी? आज गैरत जाग गई कि जी ये शादी पे हमारे घर ना आए, ये यहीं पे बैठी रहे। पैसे कमाई अच्छी है, एक औरत की कमाई खा लेते हो, उसकी कमाई से अपनी औरतों की जूतियां कपड़े खरीदवा लेते हो। क्या तुम लोग इतने इज्जतदार और गैरतमंद बनते हो? क्या तुम लोगों की ये गैरत है कि एक औरत के पैसे भी खा लेते हो, फिर उसको बेइज्जत करके शादी से भी निकाल देते हो? अगर मैं बुरी थी तो मेरी कमाई कौन सा अच्छी थी? तुम लोगों के पास 2 दिन है, ठीक है ना, 2 दिन के अंदर जितने भी शादी पे मैंने पैसे लगाए हैं वो मेरे इज्जत के साथ यहाँ पे पहुंचा दो।
उसके बाद इस मेरे कमीने शौहर को मेरा यही पैगाम है कि तुम यहाँ से चले जाने के बाद रात से मुसलसल मेरे चैनल को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरा चैनल अगर तुमने रिकवर कर लिया पहले की तरह और तुमने मुझे जलील किया तो इस बार तुम दुबई नहीं हो, इस बार पाकिस्तान हो। और तुम ये भी सोच लो कि तुम्हारा मैं बहुत बुरा अंजाम अब करने वाली हूँ। बर्दाश्त की मेरी हद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं है कि एक औरत के साथ मैंने क्या किया और फिर भी बार बार उसने मेरी गलतियाँ माफ़ की। चलो सब कुछ भूल के तुम ये सोच लो कि वो मासूम 2 बच्चियां, वो भी तो उस YouTube चैनल का रिस्क खा के बड़ी हो रही हैं, जो हरामी तुम्हारी औलाद है, हरामी इंसान, बेगैरत इंसान। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है। तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया इस दुनिया में। तो देख लो, तुमने अगर मेरे चैनल को हाइक किया या उसके अलावा मुझे कहीं से भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो ना मैं तुम्हें बख्शूंगी ना इन 4 बेगैरत लोगों को बख्शूंगी, जिन 4 बेगैरतों की वजह से तुम लोगों ने शादी पे भी मेरा तमाशा बनाया और जिनके कहने से तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। अल्लाह का ये मैं शुक्र अदा करती हूँ प्यारे बहन भाइयों कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने इसकी बातों में आकर ये मकान नहीं बेच दिया। जो यहाँ पर मेरे घर में रहते हुए कुत्ता मेरा खाते हुए मुझे इतना भौंकता रहा, उसके घर अगर मैं चली जाती तो ये लोग पता नहीं कितना मुझे नोच के खा जाते। और 2 दिन है इनके पास, मेरे जितने भी पैसे इनके पास हैं जो शादी में मेरे लगे हैं, मेरे सारे इज्जत के साथ पहुंचा दें। आज के बाद मेरा पूरे सोशल मीडिया पे ऐलान है कि अगर मैं अपने बाप की हूँ, मैं हलाली हूँ, तो मेरा इन जंगलानियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना असलम जंगलानी से, ना इसके कोई रिश्तेदारों से। आज से मैं इनके लिए मर गई, ये मेरे लिए मर गए, ठीक है। बाकी मेरी मासूम बच्चियां हैं, ये मुझे बार बार यही धमकी देता है कि इनको अदालत में लिख दो। अदालत कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जहां पर ये एक साल और 2 साल की मासूम बच्चियां अपनी माँ से छीन सके। बाकी अगर इज्जत के साथ ये मेरी जान छोड़ देगा ठीक, अगर मुझे जलील करेगा तो बदले में मैं इनको इतना जलील करूंगी कि ये सोच भी नहीं सकते। ये ना समझे कि मैं इनकी धमकियों से, अगर मैं तुम लोगों की धमकियों से डरने वाली होती ना तो मैं ये वीडियो ना बनाती। और आज इसके भाई, छोटे भाई की मुझे कॉल आई कि 25 से 30 हज़ार है हमारे पास देने को, वो हम देने के लिए तैयार हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो आप लोग सोचें, एक शादी की दुल्हन की भरी का टोटल सामान मैंने लेके दिया है, क्या वो 20 से 25 हज़ार का आया होगा? नहीं। तो अम्मी कहती है तुमसे जो होता है तुम जाके कर लो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि जो भी मेरे पैसे आते थे 8 महीने से ये दल्ला घर में खड़ा था, मेरी कमाई खाने वाला दल्ला, तो मैं सारे इसकी जेब में रखती क्योंकि ये खर्च यही करता था। और जाते हुए ये 1 रुपया भी नहीं दे के जाता। और मैंने अभी किसी से 5,000 उधार ली हैं और मैं कल से अभी तक खर्चा कर रही हूँ। क्या ये दिन देखने के लिए एक औरत ने इस कुत्ते के ऊपर भरोसा किया था? अब मेरी बर्दाश्त की बिल्कुल हद खत्म हो गई है प्यारे बहन भाइयों। मुझे जहाँ तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी। जितना इन लोगों ने मुझे जलील किया बदले में इनको करूंगी मैं। इज्जत से मेरे पैसे दे दें, उसके बाद मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इन्होंने मुझे मजीद कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मुझे कहीं से कोई धमकी आई, कहीं पर मुझे कुछ हुआ, तो फिर इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। हुए ते नाग तू मेरी जिंदगी बर्बाद की थी ना, तेरा मैं जीवन और आराम करे सा, तो मैं को मारन दिया धमकियां दी तेनी ना, और तेरी जिंदगी देख के मैं बर्बाद करे नहीं है। तू क्या समझे ना हमें पहले मैं कोई मैं जलील ख्वार करती, कोई शायरी ते नचे सा है। इधे बाहर निकलते, इधे बाहर निकलते, इधे सामने आ दल्ले दा पुत्रा। तू क्या समझे ना हमें सारी जिंदगी तू ही मैं को भोलू बनाई वा रास्ते ते मैं तेरे तो भोलू बड़सा।